हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। सो दोस्तों, तारीख है 29 अप्रैल और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का। मॉर्निंग करंट अफेयर जो 5 बजे हम क्विज करते हैं। क्विज का मतलब दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 5 ही टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। तो कुल मिला के 5 टॉपिक डेली के करंट अफेयर के यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो 5 टॉपिक। सो दोस्तों, आज तारीख है 29 अप्रैल और ये जो सीरीज है हमारी कंप्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2020 2021 के लिए। ओके, जो बच्चे 2020 और 2021 में एग्जाम देंगे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुमित 10 दोस्तों मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। और जो बच्चा इससे सब्सक्रिप्शन लेता है दोस्तों, वो कॉन्टिन्यूस मेरे गाइडेंस और मॉनिटरिंग के अंदर में अपनी तैयारी पूरी करेगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। आई होप आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज गाइस लाइक करना आपको और शेयर इसको करना है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो ये एक यूपीएससी एच प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया था आपका कब 2 मार्च से। ठीक है, और अभी जो है ये 2020 के प्रीलिम्स के लिए एग्जाम प्लान था। अभी मैं 2021 के लिए प्लान जो है आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। जबरदस्त प्लान है दोस्तों, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। 2021 के बच्चों के लिए पूरा प्लान जो है, ये अनअकैडमी पर भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी वर्ल्ड ज्योग्राफी कह रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, सारे कोर्सेज जो है वहाँ चल रहे हैं। बाकी सुमित 10 मेरा कोड है, आप देख सकते हो दोस्तों। किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को अगर आपको लेना है तो आप सुमित 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहली जो चीज हमें यहाँ देखनी है वो क्या है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट प्रोमुलेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस ऑफ द अमेंडमेंट द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1857। ठीक, 1897 1897। सो अभी अभी महामारी रोग अधिनियम 1857 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश हाल ही में जारी किया गया दोस्तों। उसके संबंधित आपसे सवाल है ना। ये मॉर्निंग करंट अफेयर के सेशन में आपको मैंने कवर करके दिया था, अगर आपको याद हो तो। सो द अमेंडमेंट मेक्स द एक्ट ऑफ द वायलेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो अमेंडमेंट हमने इसको सुधार किया है, ये आपका जो वायलेंस हम करते हैं टुवर्ड्स दिस हेल्थ वर्कर, उसको एक कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय और गैर जमानती अपराध जो है वो बता रहा है। Offence shall be investigated by an officer of the rank of the inspector within a period of 30 days and trial has to be completed in the 3 year। देखो, इसमें सिंपल बोला गया कि अपराधी की जांच 30 दिनों के अवधि के भीतर होगी और निरीक्षक रैंक का एक अधिकारी इसको पूरा करेगा, और ये परीक्षण पूरा का पूरा 3 साल में पूरा हो जाना चाहिए। मैं बता दूं आपको, 3 साल नहीं, मैंने 1 साल आपको बताया था, 1 ईयर का टाइम मैंने बताया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। इट एम्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग देयर लिविंग वर्किंग प्रेमिसेस अगेंस्ट द वायलेंस ड्यूरिंग द एपिडेमिक। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, हेल्थ पर्सनल को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। भाई वो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं को कोई नुकसान पहुंचा दो, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दो, उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा दो, तो ऐसा ना कर सको, इसीलिए दोस्तों ये आपका किया गया है। ठीक है, सो सही स्टेटमेंट क्या है आपका दोस्तों, फर्स्ट एंड 3, पहला और तीसरा जो है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओनली 1 and 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो फर्स्ट एंड 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। सो अभी अभी यूनियन कैबिनेट ने, मैंने बताया आपको, अभी इसको अप्रूव किया। राष्ट्रपति ने भी इसको सिफारिश अप्रूवल दे दिया है दोस्तों। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 इसको लागू किया गया दोस्तों। किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे जब ये हेल्थ केयर वर्कर जो क्वारंटाइन में रखे गए जो मरीज थे, अगर उनको जिनको हमने क्वारंटाइन के अंदर रखा था, जब हम उनको विजिट करने जाते थे तो उनके ऊपर अटैक्स होते थे। सो इसीलिए क्या किया गया दोस्तों, उनको उन अटैक्स से बचाने के लिए दोस्तों ये सब किया गया है। इसमें सुधार किए गए हैं, एक संशोधन किया गया है। कैबिनेट का एक डिसीजन है दोस्तों कि अगर आपने किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है तो आपसे उसका नुकसान जो है वो वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो चुका है। ठीक है, ये एपिडेमिक, और ये क्यों हुआ था दोस्तों, मैंने बताया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो आईएमए है उसने बोल दिया था कि हम जो है, अगर आपने कार्रवाई नहीं की, हेल्थ वर्करों पर लगातार अटैक हो रहे हैं, अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और ऐसे टाइम पे अगर हेल्थ वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं दोस्तों, तो आप सोच सकते हो देश में क्या होगा। तो ट्रायल जो है 30 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, और जो पूरा का पूरा मामला है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए इसके अंडर में। विद्यादान 2.0, स्कूल कॉलेज सब बंद है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो। शेयर फॉर योर केयर इनवाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन। ई लर्निंग मतलब आपका ई लर्निंग, इंटरनेट से सब लोग पढ़ा सके, इंटरनेट सब लोग पढ़ सके, उसके लिए आप कंटेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विद्यादान 2.0।
विद्यादान 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या है दोस्तों? विद्यादान 2.0 इज द कॉमन नेशनल प्रोग्राम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट द ई लर्निंग रिसोर्सेज। विद्यादान 2.0 मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में भारतीय और व्यक्तियों और संगठनों के लिए ई लर्निंग संसाधनों में योगदान देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। The content donated will be sent to the SWAYAM portal to help million of the continues their learning anytime anywhere। तो देखो स्वयं पोर्टल नहीं है, अगर आपको याद हो तो ये दीक्षा पोर्टल है दोस्तों। सो ये गलत हो गया, पोर्टल आपकी सही नहीं है। बाकी पहला स्टेटमेंट आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, सेकंड इज रॉन्ग। सो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ओनली वन इज करेक्ट। तो द यूनियन होम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च विद्यादान 2.0 प्रोग्राम फॉर इनवाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन इन न्यू दिल्ली। ओके, चलिए क्या है पूरा देख लेते हैं। इट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज अ कॉमन नेशनल प्रोग्राम फॉर द इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्रीज टू डोनेट कंट्रीब्यूट ई लर्निंग रिसोर्सेज फॉर बोथ स्कूल एंड द हायर एजुकेशन टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द क्वालिटी लर्निंग। समझ में आई बात आपको? ताकि सभी जो देश में लोग हैं वो अच्छे से अपनी शिक्षा जो है उसको आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए कंटेंट आपका डोनेशन का एक काम है, एक तरफ से कंटेंट आपको बना के देना है, कंटेंट आपको अच्छा कंटेंट कंट्रीब्यूट करना है, डोनेट करना है दोस्तों, यही इसका उद्देश्य है। ओके, सो विद्यादान ए प्रोग्राम ऑफ द नेशन फॉर द नेशन एंड बाय द नेशन टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द क्वालिटी लर्निंग, ताकि एक क्वालिटी लर्निंग आपकी कंटिन्यू रहे। इसी के लिए दोस्तों ये विद्यादान प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया गया है। द कंटेंट विल बी यूज्ड, मैंने बताया ना, ऑन दिशा ऐप। ठीक है, ये दीक्षा ऐप के ऊपर लॉन्च होगा, जिससे मिलियन ऑफ द चिल्ड्रंस इन द कंट्रीज टू कंटिन्यू देयर लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पर भी अपनी जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन रिवर्स वैक्सीनोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिवर्स वैक्सीनोलॉजी टेक्निक का उपयोग करते हुए कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने का दावा किया है। देखो होता क्या है ना दोस्तों, मैं एक आपको फ्लो चार्ट समझाऊंगा, एक बार समझना। नेक्स्ट जनरेशन ये रिवर्स वैक्सीनोलॉजी टेक्निक क्या है भी बताऊंगा। ठीक है, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर्स टेक्नोलॉजी टेक्निक। सो जल्दी से देखते हैं। द टेक्निक हैज बीन अवेलेबल फॉर द लास्ट 10 to 15 ईयर। ऐसा नहीं है कि आज ही अवेलेबल हुआ है, पिछले 10 से 15 साल से ये टेक्निक जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, रिवर्स वैक्सीनोलॉजी टेक्निक यूज फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन। भाई इसमें आपका जो अनुवांशिक जानकारी उसका उपयोग होता है। हाँ बिल्कुल होता है, जो वायरस होता है उसके हम जीनोम सीक्वेंसिंग को ध्यान में रखते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं और उसके बाद में ये जो है वैक्सीन डेवलप होती है। बिल्कुल सही बात है। द वैक्सीन रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट एंटीजन इज पॉसिबल विदाउट नीड टू ग्रो द पैथोजन इन अ शॉर्ट टर्म। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये वायरस है इसको हम लैब के एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर में हम इनको ग्रो करते हैं, इन पैथोजेंस को। बट रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तमिलनाडु की जो डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ वैक्सीन कैंडिडेट पोटेंशियल वैक्सीन अगेंस्ट द SARS-CoV-2 कोविड-19 थ्रू द रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का इस्तेमाल करके दोस्तों ये किया गया आपका। चलिए देखो कन्वेंशनल वैक्सीनोलॉजी कैसे होती है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कल्टीवेशन करते हैं, पहले जो वायरस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेशन करते हैं, फिर हम सिलेक्शन ऑफ एंटीजन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन और टेस्टिंग ऑफ इम्यूनोलॉजी कंपोनेंट्स एंड प्योरिफिकेशन, उसके बाद में क्लोनिंग ऑफ जीन्स, उसके बाद एनिमल पे टेस्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, तब जाके वैक्सीन आपकी आती है। लेकिन रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में क्या है दोस्तों, जीनोम सीक्वेंसेस एनालिसिस सबसे पहले करते हैं, उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ द नोवेल एंटीजन। नोवेल एंटीजन है कंप्यूटर मॉडलिंग के द्वारा हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा एंटीजन होगा। देन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स एक्सप्रेशन, उसके बाद में सीधा इम्यूनोजेनेटिसिटी टेस्टिंग इन द एनिमल मॉडल, डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन और वैक्सीन। ठीक है, तो आप देखोगे तो एक स्टेप कम है और ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, दिस आर द पाइपलाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशनल जो अभी तक कर रहे हैं और ये रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। ओके, so the use of the genome information with the aid of the computer for the preparation of the vaccine without the cultivating the microorganism is known as the आपका सर्व्स वैक्सीनोलॉजी। ठीक है, इसको हम इस रूप में जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का उपयोग हम पहले भी कर रहे हैं दोस्तों, किसके लिए आपका, हम उसके लिए कर रहे हैं मिनिंगोकोकल और आपका स्टाइफिलोकोकल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हमने वैक्सीन डेवलप करने के लिए रिवर्स वैक्सीनोलॉजी टेक्निक का ही हमने इस्तेमाल किया है। चलिए यूनाइटेड नेशन यूएन जानते हो ना, यूएन, तो यूएन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं कितनी नॉलेज है आपकी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इज इलेक्टेड एवरी 5 ईयर फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। महासभा का अध्यक्ष अपने सदस्यों में से हर 5 साल के अंदर में चुना जाता है। ऑल यूनाइटेड मेंबर और यूनाइटेड नेशन मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटेड इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट ऊपर दी गई है वो करेक्ट है। तो आपको बता दूं यार, ऐसा नहीं है 5 साल के लिए बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, 1 साल के लिए होता है, तो 5 साल के लिए नहीं होता। सो सही जवाब क्या है दोस्तों, ओनली सेकेंड, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला कि यार सभी के ह्यूमन राइट्स, आज भी आई है ये बात, यूनाइटेड नेशन ने बोला कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ भी करे और कोविड-19 के अंदर में लॉकडाउन के चलते वो सरकार कोई भी सीवियर एक्शन ले और लोगों के मानव अधिकारों का हनन करे, तो ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सरकार को बोला गया कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये बात होगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सो जनरल असेंबली इज द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन, है ना। सो महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श नीति निर्माण प्रतिनिधित्व अंग है। द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाय द असेंबली टू सर्व 1 ईयर्स टर्म इन द ऑफिस। 1 साल के लिए चुना जाता है। 193 मेंबर है और सबका इसमें अंदर आपका यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबका पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन भी इसको हम कहते हैं। सुगर केन प्राइसिंग इन इंडिया, किस प्रकार से शुगर केन प्राइसिंग भारत के अंदर होती है उसकी बात कर लेते हैं। गन्ने का जो प्राइस है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट गन्ने के लिए मिनिमम प्राइस जो है वो डिक्लेयर करती है, ठीक है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि जो आपका शुगर केन है इट्स ऑल्सो एग्रीकल्चर कमोडिटी, इन एग्रीकल्चर जो है आपका वो स्टेट सब्जेक्ट भी है। सो अंडर दी कॉन्करेंट लिस्ट दोनों ही सरकार आपका, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, आपका प्राइसिंग जो है वो डिक्लेयर यहां पर कर सकती है, प्राइसिंग जो है वो डिसाइड कर सकती है। बट ध्यान रखना, जो केंद्र सरकार करती है वो मिनिमम प्राइस करती है, समझ रहे हैं बात, मिनिमम, और जो राज्य सरकार करती है वो एडवाइज्ड प्राइस करती है, जो एडविजिबल है। तो इन केस अगर मान लो राज्य सरकार का जो प्राइस है वो नेचुरली हाई होना चाहिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर वो हाई नहीं होता है तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है वही माना जाएगा। So the price fixed by the state government is always higher than the minimum fixed price by the central government. ऐसा देखो होता नहीं है, always high नहीं होता, कम भी होता है। Both the central government and the state government has the power to fix the sugar cane under the concurrent list of the constitution. बिल्कुल सही बात है। So second is the correct answer. Only second is the correct answer. Explanation में देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट में बोला है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं फिक्स, लड़ाई मत करो, आप दोनों फिक्स कर सकते हो दोस्तों, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइस से कम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला प्राइस जो है वो माना जाएगा, ठीक है। ये ड्यूज हैं दोस्तों, आप बहुत देख सकते हो, बहुत सारे फार्मर के पैसे अभी भी सरकार जो है वो नहीं दे, लगभग 15,222 करोड़ रुपए जो है वो अभी भी पेंडिंग है दोस्तों। ओके, चलिए ये मैं आपको बता ही चुका हूं मिनिमम प्राइस क्या होता है, एडवाइस प्राइस क्या होता है। चलिए दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं चाहता हूं आप मेरे से जुड़ें और इंस्टाग्राम पे मुझे आप सर्च करिए दोस्तों, किसके नाम से, sumit.rathi03, ठीक है। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे से जुड़ें। यहां पर मैं चाहता हूं मेरे से फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फॉलो करना है सुमित राठी सर UPSC, ओके। और फेसबुक पे मैं मिल जाऊंगा, आप सुमित राठी से मेरा सर्च करेंगे, आपको फोटो दिख जाएगा, आप सेलेक्ट कर सकते हो सर, उसको फॉलो कर सकते हो। इन द मेन वाइल आपको अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप बहुत सीरियस तरीके से कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं आपको गाइडेंस दूं, मैं आपको गाइड करूं, तो आप मुझे sumitrathi3@gmail.com या sumit.kumar@wifistudy.com पर सिर्फ एक सिंपल सा मेल ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो, ठीक है। तो उस मॉडल के लिए आप मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपके मेल का जरूर जवाब दूंगा। बस सब्जेक्ट में क्या डाल देना दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे के सारे जो पीडीएफ्स हैं मैं यहां पर ही प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके गाइस, सो आई होप आपको बातें समझ में आ गई हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप क्या करेंगे, फटाफट से इस चीज को देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। जो बच्चा अनअकैडमी मेरे से जुड़ना चाहता है सीधा भी जुड़ सकता है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। कर लिया, आप रजिस्टर करोगे अपने आप को, उसके बाद में आपको यूपीएससी सीएससी गोल जो है उसमें यूपीएससी सीएससी चुनना है। उसके बाद आप जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जैसे ही जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको क्या करना है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है, देखो वैसे तो है 92,000 का, बट अभी आप कितने में ले सकते हो, यू कैन टेक इट ओनली एट कितना
बताओ 43,200, वैसे 52 का है बट आप मेरा कोड लगाओ सुमित 10, आपको इतने में मिलेगा। दोस्तों देखो कोड आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट अगर ये कोड आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको फायदा क्या होगा दोस्तों, डिस्काउंट तो मिल ही रहा है 43,200 का, साथ ही साथ आप मेरे साथ पूरी थ्रू आउट द प्रोसेस आप मेरे साथ क्या करोगे दोस्तों, तैयारी करोगे। ओके, सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द क्लास। याद रखना दोस्तों, जो चाहते हैं, मैं इस एग्जाम को 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूं, सो मुझे पता है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सो मैं जानता हूं। सो जल्दी से आप आइए मेरे साथ जुड़िए, और ताकि आपको भी मैं वही स्ट्रैटेजी देके आपको भी मैं पार उतार सकूं। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।